ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे देखिए हम हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं जो है आपकी एड्सॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट। ओके, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है आपकी एड्सॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट, जिसके अभी हम लोग फिलहाल लेक्चर नंबर सेकंड पे पहुंचे हैं। और आज के सेकंड लेक्चर पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। ओके, तो काफी आसान टॉपिक है, काफी बेसिक टॉपिक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की, मैकेनिज्म के, एग्जांपल की, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी एंड ऑल। ओके, बट आपको क्या करना है, चीजों को ध्यान से सुनना है, आपको एक ही लेक्चर पे डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए। ओके, तो फर्स्टली क्या है, मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं कराती, पहले मैं आपको जस्ट शो कर लेती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके एग्जांपल्स भी मैं आपको शो करूंगी, क्योंकि इन्हीं एग्जांपल को हमने आगे डिस्कस करना है होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट पे। ओके, उसके बाद कैटलिस्ट की ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्टिविटी सेलेक्टिविटी तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 12 पे भी ये चीज डिस्कस की है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बेसिस पे आप होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट सुनते जाइए, मैं आपको आगे बताऊंगी, एग्जांपल्स हम देखेंगे, उसके बाद पर्टिकुलरली क्या है हम लोग होमोजेनस कैटलिस्ट देखेंगे क्या होता है, डेफिनेशन वाइज डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे, इनके कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इसके लिए थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके जो दूसरा टाइप का कैटलिस्ट होता है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है उसको भी हम डेफिनेशन वाइज देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, प्रॉपर्टी या फिर आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, एंड देन उसके लिए हम लोग थ्योरी देखेंगे कि क्या आपका हेट्रोजेनस कैटलिस्ट आपको बताता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने आज के लेक्चर पर स्टार्ट करनी है, तो थोड़ा सा मे बी लेंथी रहेगा लेक्चर, बट हम प्रॉपरली देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए। ओके, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं हमारे कैटलिस्ट से। ठीक है, तो फर्स्टली आप बताइए कैटलिस्ट क्या होता है। तो देखो आप सभी को नोन है कैटलिस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस होता है, वो कंपाउंड होते हैं जिनको अगर हमने किसी रिएक्शन कंडीशन में डाल दिया ना, ये आपकी रिएक्शन हो रही है, अगर मैंने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को, या फिर आप बोल सकते हैं रेट को, या फिर आप बोल सकते हैं स्पीड को, क्या करेगा, इनहेंस करा देगा, बढ़ा देगा। इतनी चीज क्लियर आई। मतलब क्या हुआ, सपोज को कीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स मतलब उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रेट है, तीनों एक ही टर्म हुए, तो अगर उसके क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स रेट स्पीड क्या है, लो है, यानी कि बहुत धीरे धीरे आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए आप जो कंपाउंड को ऐड करते हैं उन्हें आप बोलते हैं कैटलिस्ट। कितना आसान था। तो इसके लिए मैं अगर आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो आप बोलिएगा कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस, कैटलिस्ट आपके वो सब्सटेंस है जो कि क्या किसी रिएक्शन कंडीशन में अगर प्रेजेंट हो गए, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच व्हेन प्रेजेंट इन एन केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट इट्स स्पीड। तो अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे तो वो उसकी स्पीड को, जो रिएक्शन की स्पीड है, स्पीड को आप काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं, रेट भी बोल सकते हैं, उसको क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, यानी कि इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कितना आसान था। ठीक है, अब कैटलिस्ट की आपको एक और खास बात मालूम होगी कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये मेरी कोई एक केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी, ये मेरे रिएक्टेंट है, इन्होंने केमिकल रिएक्शन की और प्रोडक्ट हमें ए बी ऑब्टेन कराया। ठीक है, सपोज ये रिएक्शन क्या है, इनिशियली वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, इसको फास्ट करने के लिए, मुझे इस रिएक्शन को फास्ट करना है, बहुत जल्दी जल्दी इस रिएक्शन को कंप्लीट कराना है, तो मैंने यहाँ पर कोई कैटलिस्ट का यूज किया। तो कोई भी कैटलिस्ट, सपोज अभी मैं नीचे एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी, अभी जैसे हम इसे कैपिटलिस्ट बोल रहे हैं, मैंने एक कैटलिस्ट डाला, तो इस कैटलिस्ट का एक्ट क्या आपको पता चलेगा कि ये इस रिएक्शन की को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, तो ये रिएक्शन हमारी बहुत जल्दी जल्दी प्रोसीड होगी। ठीक है, अब इस कैटलिस्ट की जो खास बात है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पर एक एजेंट की तरह एक्ट करता है, एजेंट की तरह एक्ट करता है, मतलब ये क्या करता है ना, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, रिएक्शन को क्या है, एक्सीलरेट कर देगा, काइनेटिक्स बढ़ा देगा, लेकिन कभी भी रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने कैटलिस्ट को रिएक्शन में डाला और कैटलिस्ट भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गया, नहीं, कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने जितने अमाउंट का कैटलिस्ट डाला था, जिस कैरेक्टरिस्टिक का कैटलिस्ट आपने डाला था,
रिएक्शन खत्म होने के बाद जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो वो कैटलिस्ट आपको एज इट इज वापस हो जाएगा। इतना हुआ, मतलब आपने जस्ट हेल्प की, आपने डोनेट किया, डोनेट नहीं किया, आपने जस्ट क्या किया, हेल्प किया, आपने हेल्प किया और रिएक्शन खत्म होते हुए आपको वो वापस से मिल गया। ठीक है, आपने डोनेट नहीं किया, अगर आप डोनेट करते तो वो यूज हो जाता, आपको वापस से नहीं मिलता, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या है, इसी प्रॉपर्टी को कैटलिस्ट की आगे को कंटिन्यू करते हुए कैटलिस्ट की डेफिनेशन को फिर से बढ़ा गया है। यहाँ पर लिखा है एंड इट रिकवर्ड ऑन चेंज इन एन अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक व्हेन द रिएक्शन इज ओवर। और आपका जो कैटलिस्ट है वो आपको रिकवर हो जाता है, वापस से क्या है, बिना चेंज हुए आपको वापस से मिल जाता है। ना उसका अमाउंट में कोई चेंज आता है, ना उसके कैरेक्टरिस्टिक में कोई भी चेंज आता है। जब आपकी रिएक्शन फिनिश होती है, रिएक्शन ओवर होती है, उसके बाद क्या आपको वो एज इट इज ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने एक डेफिनेशन बताई। अब अगर मैं आपको थर्मोडायनेमिकली कैटलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूं तो आप ये भी लिख लीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक हम कैटलिस्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बोला थर्मोडायनेमिकली अगर मैं कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करूं तो मैं बोल सकती हूँ कैटलिस्ट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अब आपको ये चीज नोट है, अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है, यानी कि काइनेटिक्स क्या होता है, कम होता है। तो हमने क्या करना है, कुछ भी करके इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है। तो थर्मोडायनेमिकली कैटलिस्ट क्या करता है, मतलब अगर हम कैटलिस्ट को थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करें तो हम बोल सकते हैं कि ये कैटलिस्ट क्या है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही कम आपके रिएक्शन का काइनेटिक्स। इतना हुआ, तो हम ऐसा करके यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली भी कैटलिस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसको यहाँ पर को एक्सप्लेन किया गया एग्जाम्पल की हेल्प से। तो हमने वही वापस से एलिमेंट्री रिएक्शन, मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया है जिसमें ए बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्शन करके ए बी प्रोडक्ट आपको दे रहे। ठीक है, तो देखो इनिशियली क्या है, ये रिएक्शन में कोई भी कैटलिस्ट, कोई भी प्रेजेंस नहीं है, तो ये रिएक्शन आपकी स्लोली प्रोसीड कर रही है। और अगर मैं इस रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन फर्स्ट के लिए, अगर मैं इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो आप देख सकते हैं ये मैंने एनर्जी है। ठीक है, ये मेरा जो वर्टिकल लाइन है ये मेरी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैंने यहाँ पर को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया तो ये जो स्काई ब्लू वाली लाइन है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये स्काई ब्लू वाली लाइन जो है वो हमारी फर्स्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट रिएक्शन मतलब हमने जो एलिमेंट्री रिएक्शन कराई है वो इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कराई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है। तो ये तो आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो मालूम है ना, हमने ऑर्गेनिक में बहुत बार डिस्कस किया है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आप क्या करते हैं, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनाते हैं। तो आपको पता है ए भी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ए भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी एक्टिवेशन मतलब इसकी क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमने इसे थोड़ा सा हायर एनर्जी पे शो किया है। और रिएक्शन खत्म हुई, प्रोडक्ट की एनर्जी मिनिमम होती है तभी ये स्टेबल है, तो हमने इसे नीचे शो किया, यानी कि एनर्जी आपकी यहाँ पर मिनिमम है। ओके, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपका एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो उसके बीच में जो हम डिफरेंस देखते हैं इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये डिफरेंस क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का है। तो ये जो स्काई ब्लू वाली लाइन है ये हमारा पहला केस है। पहला केस मतलब ऐसी रिएक्शन जहां हमने कोई भी कैटलिस्ट का यूज नहीं किया है। तो देखो कितनी ज्यादा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, लेकिन सेम रिएक्शन को अगर मैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोसीड करूं तो इस रिएक्शन के लिए सेम रिएक्शन सेम है, बस हमने कैटलिस्ट भी डाल दिया। तो देखो हमारी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। जो कर्व पहले ऐसा था अब वो थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। डाउन आने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस हो गई तो आपको मालूम है एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। तो इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, काइनेटिक्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने जैसे इसे सिंपली ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ठीक है, एग्जांपल किसके, कैटलिस्ट के एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिंपली। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो पहला कैटलिस्ट है वो है आपका जिंक ऑक्साइड जिसे आप बोलते हैं ZnO। ओके, तो देखो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी ये कैटलिस्ट कहाँ यूज हो रहा है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बोल दूं। देखो ना, जो आपके कैटलिस्ट होते हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आप बोलते हैं सेलेक्टिविटी। ठीक है, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि आपके जो कैटलिस्ट है ना, एक कैटलिस्ट या फिर आप बोल सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही यूजफुल होता है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि हाँ ZnO आपका कैटलिस्ट है और आपने इस कैटलिस्ट का यूज किसी भी रिएक्शन में उठा के कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपके कैटलिस्ट के भी मैं नीचे जब प्रॉपर्टी बताऊंगी तो आपको वहां देखने को मिलेगा आपका जो कैटलिस्ट होता है वो स्पेसिफिक या फिर आप बोल सकते हैं सेलेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है, वो सेलेक्टिवली क्या रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कैटलिस्ट को आपने कहीं भी बैठा दिया, आपका कोई
पर्टिकुलर कैटलिस्ट होगा किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने जिंक ऑक्साइड की बात की है ZnO, तो ये भी एक कैटलिस्ट है और इस कैटलिस्ट का यूज आप कहाँ करते हैं, जब आप वल्कनाइजेशन प्रोसेस कराते हैं। वल्कनाइजेशन प्रोसेस में आप क्या करते हैं, आप नेचुरल रबर की हार्डनिंग करते हैं। कैसे करते हैं, सल्फर की रिएक्शन के साथ, यानी कि जब आप नेचुरल रबर को सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या है, एक आर्टिफिशियल या फिर आप बोल सकते हैं हार्ड रबर मिलता है, जिस प्रोसेस को आप बोलते हैं वल्कनाइजेशन। तो इस वल्कनाइजेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को, काइनेटिक्स को बढ़ाने के लिए हम जो स्पेसिफिकली कैटलिस्ट का यूज करता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। इतना हुआ। तो एक एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड आपका एक टाइप का कैटलिस्ट है जिसका यूज करता है, जो कि आपका कहाँ यूज होता है, रिएक्शन बिटवीन द नेचुरल रबर एंड सल्फर, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसको आप क्यों कराते हैं, रबर की हार्डनिंग के लिए। जैसे आपको पता है रबर का इलास्टिक नेचर होता है, ठीक है। जैसे हमारे जो नेचुरल रबर बैंड होते हैं ना, हम लोग हेयर पे, हमारे बालों पे जो हम यूज करते हैं वो रबर बैंड होते हैं, उनमें इलास्टिक नेचर होता है, ओके। लेकिन अगर हम इसकी हार्डनिंग करा देते हैं सल्फर की लिंकेज के साथ, सल्फर का क्रॉस लिंक करा देते हैं रबर के साथ, तो इसकी हार्डनिंग क्या हो जाती है, मतलब इसकी जो इलास्टिक नेचर होता है वो चला जाता है, ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जैसे आपने अपने गाड़ी वगैरह के टायर देखे, वो भी आपके रबर है, पर उनमें इलास्टिक नेचर नहीं होता, क्योंकि वो आपकी क्या होते हैं, वल्कनाइज्ड रबर होते हैं, हार्ड रबर होते हैं। इतना हुआ ना। तो ये पहला कैटलिस्ट हुआ। सेकंड कैटलिस्ट है आपका है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का भी आप यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो ये बोल रहा है जो कि आपका यूज होता है एज अ कैटलिस्ट इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जब आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए भी आप जो कैटलिस्ट का यूज करते हैं वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यहाँ पर को एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है, ओके। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो आपका ये H3PO4 भी क्या है, आपका एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कहाँ पे करता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में। ये आपका क्या करता है, जब आप एल्कीन को हाइड्रेट करता है इनटू अल्कोहल, तो यहाँ पर को क्या है, आपका क्या, जो आपका ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, ये भी एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगला है आपका Fe यानी कि आयरन, ठीक है। आयरन भी आपका क्या है, ये जो मेटल्स होते हैं ये भी एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो Fe भी यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। कहाँ पे, जब आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया करते हैं, जिस प्रोसेस को आप बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, हम नीचे अभी देखेंगे। तो हैबर्स प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, मतलब जो अमोनिया के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे आप बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, जिसमें आपका क्या है, Fe यानी कि आयरन एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। अगला है आपका प्लैटिनम PT, जो है वो भी आपका क्या है, एक टाइप का कैटलिस्ट है। किस प्रोसेस में, ऑसवाल्ड प्रोसेस में। इसको भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए, मैंने आपको दो चार एग्जांपल्स यहाँ पर दिया है एज अ कैटलिस्ट, और किस रिएक्शन में कहां पर वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है वो भी मैंने बताया, क्योंकि हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है वो होता है स्पेसिफिक, सेलेक्टिव, यानी कि आपका ZnO सिर्फ यहीं पर को एक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप इसे कहीं दूसरी रिएक्शन में, मतलब अगर आप कहीं से दूसरी जगह क्या एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको कभी भी वहां पे क्या सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की ही जरूरत होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस में आपको कैटलिस्ट चाहिए तो आप ZnA को बदले Fe को डाल रहे, या PT को डाल दे रहे, या सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दे रहे, किसी दूसरे कैटलिस्ट को आप नहीं डालेंगे। अगर आपने कोई दूसरा कैटलिस्ट डाल दिया तो यहाँ पर रिएक्शन बदल जाएगी, यहाँ पर आपको क्या है, हार्डनिंग ऑफ रबर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, प्रोडक्ट वरी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आई। तो ये हमारे हो गए एग्जांपल्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर लेती हूँ, आसान है। पहले देखो, ये तो आपके पॉइंट है, मैं समझा देती हूँ। पहला ये बोल रहा, कैटलिस्ट कैन नॉट बी स्टार्ट द रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन को एक्सेलरेट जरूर करती है पर रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करती। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि आपने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को इनिशिएट करने का भी है, स्टार्ट करने का भी है। तो रिएक्शन को इनिशिएट करना कैटलिस्ट का काम नहीं है। कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को एक्सेलरेट करना, आगे को बढ़ाना, उसकी काइनेटिक्स रेट और स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। तो वही चीज लिखिए, कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन, इट कैन ओनली इंक्रीज और एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। वो सिर्फ इंक्रीज और एक्सेलरेट करती है रिएक्शन को। सो वी कैन से दैट कैटलिस्ट एक्टिविटी, कैटलिस्ट एक्टिवेट द रेट ऑफ रिएक्शन बट कैन नॉट इनिशिएट इट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, इनहेंस करता है, बट रिएक्शन को कभी भी इनिशिएट नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, कैटलिस्ट में अंडरगोज अ फिजिकल चेंज बट नॉट केमिकल। तो बोल रहा है कैटलिस्ट की वजह से क्या है, आपको रिएक्शन में फिजिकल चेंजेस देखने को मिल सकता है बट केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ओके। अगला
क्या बोल रहा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ कैटलिस्ट आर सफिशिएंट फॉर अ कैटालिसिस, ठीक है। तो बोल रहे किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए आपको स्मॉल अमाउंट का कैटलिस्ट की ही नीड होती है, आपको बहुत ज्यादा कैटलिस्ट की नीड नहीं होती है, क्योंकि कैटलिस्ट बस वहां पर को एक्ट कर रहा है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो सिर्फ क्या है वहां पर को हेल्प कर रहा है, अपने आप को रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं कर रहा। इसलिए आप कैटलिस्ट की स्मॉल क्वांटिटी भी लेंगे तो अभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, और स्मॉल क्वांटिटी ही आपको वापस एज इट इज ऑब्टेन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैटालिटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। इतना हुआ, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दो इंपॉर्टेंट फीचर जो आपके कैटलिस्ट के रहते हैं वो है एक एक्टिविटी, एक है सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, तो ये बोल रहा है कैटलिस्ट हैव अ एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कैटलिस्ट के पास क्या एबिलिटी है कि वो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। कैटलिस्ट की इसी एबिलिटी को, ठीक है, कैटलिस्ट की इसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहती है कैटलिस्ट के, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मतलब क्या हुआ, हमको पता है कैटलिस्ट की ये एबिलिटी है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, इनहेंस कर सकता है। इसी एबिलिटी को आप क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट के सेलेक्टिविटी क्या होती है, सेलेक्टिविटी मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि आपका जो कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक है, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप कोई एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही लोगे। अगर आपको ZNO लेना है किसी भी रबर के वल्कनाइजेशन के लिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए अगर आप कैटलिस्ट ZNO लेते हैं तो आपको ZNO ही लेना है। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट लेना है तो आप कोई दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, कोई भी Fe वगैरह, प्लेटिनम वगैरह उठा के रख दे, नहीं, वो भी कैटलिस्ट है, वो भी रिएक्शन को इनिशिएट सॉरी एसिलरेट करता है, इनिशिएट नहीं करते, एसिलरेट करता है। तो हमने क्या करना है, ऐसा नहीं कि वो कैटलिस्ट उठा के रख दे, नहीं, अगर आप वो कैटलिस्ट रखेंगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट बदल जाएगा। आपको कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट ही हर टाइप की रिएक्शन के लिए दिए गए हैं। तो इसी बिहेवियर को आप क्या बोलते हैं, सेलेक्टिविटी या फिर स्पेसिफिसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो थ्योरी आपको क्या बोल रही है, सुनिएगा। ये बोल रहा है कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक कंपाउंड। कैटलिस्ट क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि वो गिने चुने तो खुद में है, और वो क्या है, गिनी चुनी जगह ही एक्ट करते हैं। ZNO वल्कनाइजेशन प्रोसेस में ही एक्ट करेगा, अगर आप कोई दूसरा कैटलिस्ट रखेंगे तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस नहीं प्रोसीड होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है दे हैव ए एबिलिटी टू डायरेक्ट द केमिकल रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, इनकी क्या एबिलिटी होती है, ये क्या करती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट करती है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको देती है, ठीक है। ये बोल रहा है द रिएक्शन विद द सेम रिएजेंट बट डिफरेंट कैटलिस्ट में यील्ड अ डिफरेंट प्रोडक्ट। वही चीज बोल रहा है, देखो, अगर आपने सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट वरी कर दिया, कैटलिस्ट बदल दिया, दूसरा कैटलिस्ट डाल दिया, तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको एक नया प्रोडक्ट, एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। इस वजह से हम बोलते हैं, इसी वजह से आपको कैटलिस्ट की हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट एक टाइप का सेलेक्टिविटी बिहेवियर शो करता है। कैटलिस्ट के पास सेलेक्टिविटी होती है, आपको पर्टिकुलर कैटलिस्ट को ही पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो ये आपको वही चीज बोल रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया। थ्योरी पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करता है क्योंकि मैंने समझा दिया ना, खाली टाइम जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यील्ड मीथेन, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो आपको मीथेन मिलेगा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है अगर वो आप निकल की प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिएक्शन यहाँ पर को किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, निकल की प्रेजेंस में कर रहे हैं, निकल एज अ कैटलिस्ट, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर को निकल के बदले कोई दूसरा कैटलिस्ट ले लूं, जैसे मैंने जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट ले लिया, तो यहाँ पर आपको मीथेन के बदले क्या देखने को मिलेगा, मीथेनॉल देखने को मिलेगा। तो देखो रिएक्टेंट आपके हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, लेकिन आपने क्या कर दिया, अपने कैटलिस्ट को वरी कर दिया। पहले कैटलिस्ट था निकल, अब आपने क्या सॉरी पहले कैटलिस्ट था, हाँ निकल था, बाद में आपने क्या रख दिया, जिंक ऑक्साइड। तो निकल जब कैटलिस्ट था तो आपको प्रोडक्ट मिला मीथेन, जब आपने जिंक ऑक्साइड रखा तो आपको मिला मीथेनॉल, ओके। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर को क्या रख दिया, देखो अगर आपने क्रोमियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट रख दिया तो अब आपको ना मीथेन मिलेगा ना मीथेनॉल मिलेगा, अब मिलेगा मीथेनॉल, ओके। तो आपने क्या है, अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट यूज करे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिले। इस वजह से हम बोलते हैं कि कैटलिस्ट के पास सेलेक्टिविटी बिहेवियर है। इतना हुआ ना, तो ये जैसा आपको कैटलिस्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन दे दिया। अब देखो, अब आपका जो कैटालिटिक रिएक्शंस होती है उनको हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी जैसे आपको सिलेबस में होमोजेनस और हेटेरो पूछा गया है तो मैंने सिर्फ उन पे बात की हुई है, ठीक है।
तो एक आपका होमोजेनस होता है, एक होता है हेट्रोजेनस कैटालिस्ट। और ये रिएक्शन जो होती है उन्हें हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन और हेट्रोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये होते क्या, उन पर हम डिस्कशन ले लेते हैं। तो पहला होता है आपका होमोजेनस कैटालिस्ट। क्या होता है, तो मैं होमोजेनस कैटालिस्ट को सिंपली ऐसे देखो, पता है आपको होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब हुआ सेम, हेट्रो मतलब क्या हुआ, डिफर। तो ये हो सेम और डिफरेंट किसकी वजह से बोलता है, मीडियम की वजह से बोलता है। मैं आपको पहले एग्जांपल समझाती हूँ, तब आपको आसानी से आएगा। देखो ना, एग्जाम्पल पे आपको क्या दिया है, एक आपको रिएक्शन दी है जो कि किसके बीच में हो रही है, SO2 और O2 दोनों आपके क्या है, गैसियस फेज में। ठीक है, ये दोनों है रिएक्टेंट, इन्होंने जब रिएक्ट किया तो आपको SO3 दिया जो कि आपका अगेन क्या है, गैसियस मीडियम में है। यानी कि जो रिएक्शन कंडीशन है, इसी में बोल सकती हूँ रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन का मीडियम क्या है, गैसियस मीडियम है। इतना हुआ। अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को एक्सलरेट कराने के लिए मैंने अपना जो कैटेलिस्ट लिया है वो है N2, यानी कि नाइट्रोजन को मैं एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे ले रही हूँ। और आपको पता है नाइट्रोजन भी तो हमारी गैसियस स्टेट में हमको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कैटलिस्ट है उसका मीडियम, यानी कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, वो है आपका गैस। ओके, और आपकी जो रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन चल रही है मतलब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही आपके क्या है, अगेन गैसियस मीडियम से। यानी कि आपका जो रिएक्शन कंडीशन है उसका मीडियम भी गैस है, आपका कैटलिस्ट है उसका मीडियम भी गैस है। यानी कि दोनों का मीडियम क्या है, सेम है। तो हमने यहाँ पर कुछ सेम मतलब क्या हुआ, होमो, डिफरेंट मतलब हुआ हेट्रो। तो जब आपके रिएक्शन कंडीशन और कैटलिस्ट दोनों सेम मीडियम से बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैटलिस्ट को आप बोलते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट। ओके, और यहाँ पे जो रिएक्शन हमारी होती है उसे हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। आसान था। अब देखो सेम चीज को यहाँ पर बताया गया, ये बोल रहा है होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये बोल रहा है होमोजेनस कैटलिस्ट आर द कैटालिटिक कंपाउंड दैट आर इन द सेम फेज as the substance which are going to be a reaction phase, तो going into a reaction phase। तो ये बोल रहा है होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है, होमोजेनस कैटलिस्ट आपके वो कैटलिस्ट हैं जिनका जो मीडियम है जो उस ही फेज से बिलोंग कर रहा है जहां आपकी रिएक्शन कंडीशन बिलोंग कर रही है। रिएक्शन कंडीशन में जो आपके रिएक्शन कंडीशन में जो आपके सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, उनका जो फेज है वो ही फेज अगर आपके कैटलिस्ट का है, सेम फेज दोनों का है, तो ऐसे कैटलिस्ट को आप क्या बोलते हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट। समझ में आया ना। अगला क्या बोल रहा है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, द रिएक्शन मिक्सचर, जो आपका ये रिएक्शन मिक्सचर है एंड जो कैटलिस्ट है आर इन द सेम फेज। सेम फेज मतलब हो गया आपका मीडियम, दोनों का मीडियम क्या है, सेम है। मीडियम मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। इतना हुआ ना। तो ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं होमोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट आर जनरली होमोजेनस इन नेचर। तो ये बोल रहा है जो केमिकल रिएक्शन ना सॉलिड लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में जनरली प्रोसीड करती है, उन रिएक्शन, वो रिएक्शन जनरली क्या होती है, होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन होती है। और उन रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आपका होमोजेनस कैटलिस्ट ही होता है। मतलब आपकी जो केमिकल रिएक्शन है ना वो आपकी तीनों फेज में प्रोसीड हो सकते हैं ना, मे बी लिक्विड में हो, मे बी गैस में हो, मे बी सॉलिड में हो। तो ये बोल रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन जो, मतलब ये ऐसा रिकॉर्डेड है, ठीक है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड से मेजर की हुई है कि जनरली ऐसा देखा गया कि वो केमिकल रिएक्शन जो लिक्विड फेज में प्रोसीड होती है या फिर गैसियस फेज में प्रोसीड होती है, इनकी प्रोसी मतलब इन रिएक्शंस में क्या होता है, जो आपको कैटलिस्ट मिलता है वो भी आपका सेम फेज से ही मिलता है। यानी कि लिक्विड में रिएक्शन है तो वो लिक्विड में मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। गैस में जो रिएक्शन कंडीशन है उसमें जो कैटलिस्ट आपको मिलेगा वो गैसियस ही मिलेगा, जिस वजह से लिक्विड और गैसियस फेज में चलने वाली रिएक्शंस जनरली आपकी क्या होती है, होमोजेनस नेचर की होती है। ठीक है, तो ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा है दीज होमोजेनस कैटलिस्ट आर ऑफ्टन इन एन लिक्विड फेज। आपको क्या जनरली क्या देखने को मिलेगा, जो आपका होमोजेनस कैटलिस्ट है वो आपके लिक्विड फेज से ही बिलोंग करते हैं। इतना हुआ। तो ये जस्ट क्या हुई, होमोजेनस कैटलिस्ट के लिए डेफिनेशन हुई। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाऊं तो पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ये बोल रहा है हमने क्या कराना है, सल्फर डाइऑक्साइड का यानी कि SO2 का ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, SO2 की रिएक्शन कर दी O2 के साथ, और जब इनके बीच में ऑक्सीडेशन होगा, SO2 का ऑक्सीडेशन होकर कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में ये कन्वर्ट हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और रिएक्शन बैलेंस जब आपने की तो इनके आगे लग गया 2 ये तो छोड़ो, बट हमने रिएक्शन की आपको समझ में, हमने सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया और इसे सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब देखो जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और आपका जो प्रोडक्ट है, दोनों तीनों चीजें आपकी क्या है, गैसियस फेज में। तो हमने ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जो कि आपका अगेन गैसियस फेज में है। तो सब गैसियस फेज में होने की वजह से ये जो रिएक्शन है वो आपका होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन है। ओके, दूसरा है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। ठीक है, अगर आप शुगर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे जो कि आपका एक्वस मीडियम में होगा शुगर, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी कि इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो दोनों आपके क्या है, एक्वस मीडियम में, लिक्विड स्टेट में। तो अगर आप क्या कराते हैं, शुगर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ जो आपको एसिड
हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। तो यहाँ पे जो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेंगे तो वो भी आपके क्या होंगे, एक्वस स्टेट में होंगे। तो देखो सारी चीजें रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों आपकी क्या है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने किया है हाइड्रोलिसिस कराते समय जो हमने H पॉजिटिव आयन का यूज किया, तो देखो H पॉजिटिव आयन की स्टेट तो हम नहीं बता सकते, हमने यहाँ पर को किया है एसिड का यूज किया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, कोई आपने एसिड यूज किया जो कि अगेन आपका क्या था, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट था। तो हमारा कैटलिस्ट एज वेल एज हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज से बिलोंग कर रहे हैं, सेम मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं जो है लिक्विड, जिस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये जो कैटलिस्टिक रिएक्शन हमारी जो चल रही है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, ये भी एक टाइप का कौन सी रिएक्शन है, होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। आसान था, इतना कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात बताऊं कि होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बता रही है, पहली प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है, ठीक है, ये बोल रहा है द रिकवरी ऑफ ए होमोजेनस कैटलिस्ट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव सिंस द कैटलिस्ट इज इन अ सेम फेज एज द रिएक्शन मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आपका जो कैटलिस्ट है ना, वो रिएक्शन में क्या कर रहा है, सिर्फ हेल्प कर रहा है, वो अपने आप को डोनेट नहीं कर रहा, वो रिएक्शन की हेल्प कर रहा है। इट मीन्स वो रिएक्शन की हेल्प तो करेगा, और रिएक्शन खत्म होने के बाद जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट के बाद आपका कैटलिस्ट एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा, ना उसके अमाउंट में कोई चेंज आएगा, ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज आएगा। ओके, तो ये बोल रहा है ना, लेकिन अगर आप होमोजेनस कैटलिस्ट की बात करेंगे तो ये बोल रहा है होमोजेनस कैटलिस्ट की रिकवरी कराना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, मतलब हेटेरो के कंपेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों होगा, क्योंकि खुद ही सोच लीजिए ना कि होमोजेनस कैटलिस्ट क्या हुआ, ऐसा कैटलिस्ट जिसकी जो मीडिया है, जिसका जो फेज है, जिसका जो मीडियम है, वो क्या है, आपके रिएक्शन कंडीशन के सिमिलर है, तभी तो होमो मतलब है, होमो मतलब सेम। ओके, तो अगर आपका देखो यहाँ पर जो आपका N2 गैस है वो भी गैसियस फेज में प्रेजेंट है, और आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो भी सेम फेज यानी कि गैस में प्रेजेंट है, तो गैस गैस के केस में क्या होगा, दोनों गैसियस मीडियम में है, तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है ना, कि नाइट्रोजन को हम बाहर निकालने में हमको थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो सकती है, जिसकी वजह से हमने निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट तो रिएक्शन कंडीशन के बाद वो खुद से वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर को थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हमारे को देखने को मिलेगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमको ये चीज देखने को मिलेगी। किसके कंपेयर में, क्योंकि कंपैरेटिवली डिफिकल्ट बोला है, तो किसके कंपेयर में, हेट्रोजीनस के कंपेयर में। हेट्रो मतलब क्या हुआ, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब हमारा जो कैटलिस्ट है उसका जो फेस है, उसका जो मीडियम है वो डिफर होगा, रिएक्शन कंडीशन का डिफर होगा। तो अगर दोनों अलग अलग फेज से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों अलग अलग, एक सॉलिड में है तो दूसरा लिक्विड में, एक लिक्विड में है तो दूसरा गैस में है, तो दोनों अगर अलग अलग फेज से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में कैटलिस्ट को बाहर निकालना ज्यादा इजी पड़ता है। तो वही चीज बोल रहा है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये बोल रहा है द रिकवरी ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट की रिकवरी करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है, सिंस द कैटलिस्ट इज इन अ सेम फेज एज द रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि जो हमारा कैटलिस्ट है वो और रिएक्शन मिक्सचर क्या है, दोनों सेम फेज में ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं दिस मींस कैटालिटिक सेपरेशन थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है इन होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। ओके, अगला क्या बोल रहा है, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अ होमोजेनस कैटलिस्ट इज आल्सो पुअर। अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कि अगर आपने कोई थर्मल कंडीशन दे रखी है, हीट वगैरह दे रखी है, तो आपके कैटलिस्ट में, होमोजेनस कैटलिस्ट में क्या असर पड़ रहा है, वो स्टेबल रह रहा है या फिर अनस्टेबल हो रहा है। तो ये बोल रहा है जो अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट की, वो भी आपको पुअर दिखेगा, यानी कि होमोजेनस कैटलिस्ट क्या है, थर्मल कंडीशन में स्टेबल नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनस कैटलिस्ट आर द मेटा कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसका सबसे कॉमन एग्जांपल देखेंगे तो मेटा कॉम्प्लेक्स बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका होमोजेनस कैटलिस्ट का। और लास्टली ये बोल रहा है द कैटालिटिक एक्टिविटीज ऑफ दीज कैटलिस्ट आर मॉडरेट व्हेन कंपेयर विद द हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, हाउएवर इट्स सेलेक्टिविटी इज हाई, ठीक है। अब देखो ना, अभी मैंने आपको ऊपर दो टर्म बताए थे कि जो आपकी कैटलिस्ट होती है, इनकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक होती है एक्टिविटी, एक होती है सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम इन दोनों टाइप के कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट को कंपेयर करें, तो ये बोल रहा है कि एक्टिविटी के टर्म में तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका होमोजेनस कैटलिस्ट है ये क्या है, मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक है, इसकी एक्टिविटी क्या है, ठीक ठाक है। एक्टिविटी मतलब
कि आपका जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को, काइनेटिक्स को बढ़ाता है। इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है? एक्टिविटी। तो होमोजेनस कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो मॉडरेट होती है, वो ठीक ठाक अमाउंट में रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे सेलेक्टिविटी देखेंगे तो सेलेक्टिविटी आपकी होमोजेनस कैटलिस्ट की क्या होती है? हाई होती है। सेलेक्टिविटी मतलब एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट क्या है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन में ही यूज होगा, तो सेलेक्ट इसी को बोला जाता है सेलेक्टिविटी। तो आपके होमोजेनस कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी क्या होती है? काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपको लिखने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट। होमोजेनस कैटलिस्ट की क्या थ्योरी है? थ्योरी में आपको क्या बताया जाता है? थ्योरी में आपको ये बताया जाता है कि कैसे आपका जो होमोजेनस कैटलिस्ट है वो कैसे कोई रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे उसकी रिएक्शन को, उसकी काइनेटिक्स को, उसकी रेट को वो बढ़ा रहा है। तो उसको हम एक थ्योरी के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो काफी आसान है, सुनिएगा। ये क्या बोल रहा है? द होमोजेनस कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अगर हमने होमोजेनस कैटलिस्ट की क्या है थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, इसके वर्किंग मैकेनिज्म को, इसकी मैकेनिज्म को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस थ्योरी में आपको क्या है? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। अब बात करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है। तो ये बोला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटलिस्ट कंबाइंड विद वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। ये बोल रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका कैटलिस्ट है वो किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से पहले कंबाइन करेगा। देखो आपको हमेशा यहाँ दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे, देख लो हर जगह आपको दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो हमारा जो कैटलिस्ट है वो किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से पहले क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, उसके साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको क्या है, साथ ही साथ ये एग्जांपल, ये जो मैंने सिंपल सा फॉर्मेट दिखा है इसके साथ फॉलो कराते हुए चलती हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है। तो ए अलग है, बी अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे दिखा है कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है इसके साथ पहले आपका कैटलिस्ट आया और इसने रिएक्ट किया अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इतना हुआ। तो ये थ्योरी आपको क्या बोल रही है कि सबसे पहले जो आपका कैटलिस्ट है वो किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, रिएक्टेंट स्पीसीज के साथ पहले क्या करेगा? कंबाइन होगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा? एंड फॉर्म अ इंटरमीडिएट कंपाउंड। उसके बाद जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एंड लेस एनर्जी इज नीडेड फॉर द इट्स फॉर्मेशन एज कंपेयर टू अ अनकैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर को जो आपको रिएक्शन देखने को मिल रही है कि कैटालिस्ट की रिएक्शन आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कराई और आपको एक इंटरमीडिएट मिला, तो ये रिएक्शन को कराने के लिए क्या आपको कम अमाउंट की एनर्जी चाहिएगी। किसके कंपेयर में? अगर आप यही रिएक्शन क्या है इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कराते तो उसके कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तो ये बोल रहा है दिस कंपाउंड बीइंग अनस्टेबल। अब आपको पता है इंटरमीडिएट तो आपका क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? काफी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर क्या है हम इसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में भी देखते हैं, तभी तो हम इंटरमीडिएट को इस पीक में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो तभी तो देखो ना, रिएक्टेंट को हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं कंपेयर टू प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट आपका क्या होता है? थोड़ा अनस्टेबल होता है। क्योंकि अगर ये अनस्टेबल ही नहीं होता, स्टेबल होता, तो स्टेबल चीज तो रिएक्ट करती नहीं है, ठीक है। तो तभी क्या होता है? आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी होती है, जिसकी वजह से ये इसको थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देता है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन करता है, ठीक है। और प्रोडक्ट को देखो हमने कितने बेस में रखा है, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम है, और एनर्जी मिनिमम है इट मीन ये स्टेबल है, ठीक है। और स्टेबल है तो इसमें रिएक्शन फर्दर नहीं हो सकती, यहाँ पर रिएक्शन फिनिश हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, दिस कंपाउंड बीइंग हाईली अनस्टेबल, आपको पता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा? आपका जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये बी बेचारा बचा है, इसके साथ आप कंबाइन करेगा। कौन? इंटरमीडिएट, जो कि हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन किया, और जैसे ये कंबाइन करेगा तो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और आपका जो यहाँ पे कैटलिस्ट था वो एज इट इज वापस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी बता दी, सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाती हूँ। तो ये जो रिएक्शन है ना, मैंने थ्योरी नहीं लिखी, रिएक्शन आपकी सेम चीज है जो हमने यहाँ पे किया। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने पढ़ा था, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड का हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, और जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में। तो यही रिएक्शन हमने उठाया, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक तो क्या है आपका, एक है आपका SO2,
ठीक है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। इनसे जो प्रोडक्ट बना है वो है आपका SO3 और कैटलिस्ट है आपका, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट है आपका, देखो यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई, कैटलिस्ट आपका नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है, कैटलिस्ट आपका क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इसे आप क्या कीजिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO है आपका कैटलिस्ट, ठीक है, ये मैंने बार बार उस समय से गलती करती आ रही हूँ। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा क्या है, कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर हमने कैटलिस्ट किसको लिया है, NO को एज अ कैटलिस्ट हमने यूज किया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो देखो रिएक्शन कैसे हुई, तो हमने ये थ्योरी का यूज किया, तो सबसे पहले हमने हमारा कैटलिस्ट लिया, NO हमारा कैटलिस्ट है, इसके हमने रिएक्शन कराई, हमारे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो SO2 लो या फिर O2 लो, हमने O2 लिया, तो NO2 और O2 ने आपस में रिएक्ट किया, और जैसे ही आपस में रिएक्ट किए तो हमको क्या मिला, NO2 मिला, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए, ये हमको क्या मिला, NO2, जो कि हमारा है इंटरमीडिएट और हाईली अनस्टेबल, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है आपका SO2, तो हमने SO2 को किसके साथ रिएक्ट किया, NO2 के साथ, तो जैसे ये रिएक्ट हुए तो हमको SO3 हमारा प्रोडक्ट तो मिला, साथ ही साथ एलिमिनेशन ऑफ NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज इसको आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को, ठीक है। अब इतना हुआ, तो ये हमने बात किसके बारे में की, होमोजीनस कैटलिस्ट के बारे में अभी तक हम डिस्कशन ले रहे थे। अब पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट पे, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सेम है, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में क्या होगा, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी रिएक्शन कंडीशन मतलब हमारे जो रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उनका फेस, उनका मीडियम डिफरेंट होगा, किससे डिफरेंट होगा, आपके कैटलिस्ट के मीडियम से, तो हमारी जो रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनस कैटालिटिक रिएक्शन, और जो कैटलिस्ट होगा उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या आपको बाय एग्जांपल पहले एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम डेफिनेशन पे जाएंगे। तो पहला एग्जांपल आप जिस देखो यहाँ पर, ये जो हमारी रिएक्शन है उसे आप बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, ठीक है, हैबर्स प्रोसेस का हम एग्जांपल ले रहे हैं। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, आप सभी को नोन है, हम क्या करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन कराते हैं, अमोनिया का प्रोडक्शन कराते हैं, किसकी हेल्प से, NO मतलब सॉरी N2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करा के। तो सिंपली आप देखो ना, हमने पहले क्या किया, नाइट्रोजन लिया गैसियस मीडियम में, हाइड्रोजन लिया गैसियस मीडियम में, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, हमें मिला अमोनिया इन अ गैसियस मीडियम, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन जो आपकी है वो कौन सी मीडियम में चल रही है, गैसियस मीडियम में चल रही है। अब दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है वो काफी लो हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी जो रिएक्शन है, इसकी रेट, इसकी जो स्पीड है वो काफी लो है। अब हमको स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कैटलिस्ट लेंगे। तो यहाँ पे जो हम हैबर्स प्रोसेस में जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट लेते हैं वो होता है आपका आयरन यानी कि Fe। तो मैंने यहाँ पर Fe एज अ कैटलिस्ट लिया, ठीक है। अब एक और चीज अगर मैं बताऊं कि हम लोग यहाँ पर Fe की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, Fe की एक्टिविटी मतलब समझ में आ रहा है ना, Fe की एक्टिविटी मतलब मैंने अभी ऊपर बताया ना, एक्टिविटी मतलब क्या होता है, इसकी इस किसी भी कैटलिस्ट की एबिलिटी बढ़ाना कि वो रिएक्शन को एसिलरेट करे, कैटेलाइज करे, रिएक्शन को एसिलरेट करे, उसकी काइनेटिक्स को बढ़ाए, उस एबिलिटी को आप क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो अगर हमें Fe की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें क्या है, Fe का क्या एक सॉलिड फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म मतलब एक उसका पीस नहीं लेना चाहिए, Fe आपका जो मेटल है इसका हमने पीस नहीं लेना चाहिए, टुकड़ा नहीं लेना चाहिए, इसका हमने पाउडर्ड फॉर्म लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊं। देखो ना, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक Fe है, ठीक है। अब ये Fe के पास जो है इसकी सरफेस ही तो है ना, रिएक्शन को एसिलेट कराने के लिए इसका कौन यूज आता है, सरफेस यूज आता है। और इस सरफेस में क्या होती है, एक्टिवेटेड साइट्स होती है, ये क्या होती है, एक्टिवेटेड साइट्स होती है, ठीक है। सरफेस में आपके क्या प्रेजेंट होती है, एक्टिवेटेड साइट। अब देखो ना, यहाँ पे मेरे पास इतनी कम एक्टिवेटेड साइट्स हैं, अगर सॉलिड Fe को क्या है, मैंने एक छोटे बड़ा सा क्या है टुकड़े के फॉर्म में लिया, ठीक है। लेकिन अगर इस Fe के मैं छोटे छोटे से टुकड़े कर दूं, छोटे छोटे से ऐसे ऐसे टुकड़े कर दूं, तो मेरी देखो एक्टिवेटेड साइट बढ़ जाएंगी ना, क्योंकि देखो यहाँ मेरी इतनी एक्टिवेटेड साइट, इसके पास इतनी सारी एक्टिवेटेड साइट, इतनी सारी एक्टिव, मतलब मेरी एक्टिवेटेड साइट्स बढ़ जाएंगी, मेरी नहीं Fe के लिए क्या होगा, एक्टिवेटेड साइट बढ़ जाएंगी। और जितनी ज्यादा एक्टिवेटेड साइट्स होंगी वो उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगा, और जितना ज्यादा ये एड्सॉर्प्शन करेगा उतनी ही जल्दी जल्दी ये क्या रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। अब एड्सॉर्प्शन का यहाँ से कौन से कॉन्सेप्ट आ गया, तो एड्सॉर्प्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा जब आप इसकी क्या होगी, कैटालिटिक थ्योरी पढ़ोगे, जब आप हेट्रोजेनस कैटालिटिक थ्योरी पढ़ोगे, तो इसकी जो कैटालिटिक थ्योरी है वो एड्सॉर्प्शन पे बेस है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई, ठीक है। तो क्या होता है, जितना छोटा छोटा आपका टुकड़ा होगा ना, मतलब सिंपली आप बोलो जितनी ज्यादा आपके कैटलिस्ट के पास एक्टिवेटिंग साइट होगी, जितनी ज्यादा एक्टिवेटेड साइट्स होंगी, उतनी ही ज्यादा आपकी वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने Fe को लिया एज अ कैटलिस्ट। तो अब बात आ गई कि Fe किस स्टेट में होगा, ऑब्वियस सी बात है Fe आपका सॉलिड स्टेट में होगा। तो यहाँ देखो कैटलिस्ट की स्टेट है सॉलिड और रिएक्शन की स्टेट है गैस, यानी कि दोनों आपकी डिफरेंट स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो हमारा कैटलिस्ट बना Fe, ये एक टाइप का हेट्रोजीनस कैटलिस्ट बना, और ये जो हैबर्स प्रोसेस पूरी चल रही है ये एक टाइप की हेट्रोजीनस कैटालिटिक रिएक्शन बनी। कितना आसान था। अब देखो इसको अगर मैं थ्योरी वाइज समझाऊं तो क्या बोलोगे, ये बोल रहा है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट आर द कैटालिटिक कंपाउंड। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट आपके वो कैटालिटिक कंपाउंड है जिनका क्या होता है, फेस क्या होता है, डिफरेंट होता है आपके रिएक्शन मिक्सचर से। ठीक है, यानी कि आपका जो रिएक्शन मीडियम है उससे अगर डिफरेंट फेस का अगर आपका कैटलिस्ट है तो उस कैटलिस्ट को आप क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, मींस हम क्या बोल सकते हैं, मींस हम बोल सकते हैं इन सच केस कैटलिस्ट एंड द रिएक्शन मिक्सचर आर इन अ डिफरेंट फेस। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो कैटलिस्ट और जो रिएक्शन मिक्सचर है वो दोनों अलग अलग फेस से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, दिस कैटलिस्ट कैन बी फाउंड इन ऑल द थ्री फेज। यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है वो तीनों फेज का होगा। यहाँ पे कैटलिस्ट मतलब अगर आप हेट्रोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म तीनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन होमोजेनस कैटलिस्ट में मैंने क्या बोला था, वहां जो आपको कैटलिस्ट मिलता था वो आपको लिक्विड और गैसियस फेज पे ही मिलता था, सॉलिड में बहुत रेयर मिलता था, ना के बराबर। इतना हुआ ना। तो ये जस्ट इसकी प्रॉपर्टी हो गई। नाउ एग्जांपल मैंने आपको पहला एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे की बात करें तो दूसरी प्रोसेस को आप बोलते हैं ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो कराते हैं, इसमें आपका जो होता है, इसमें आप इसमें आप क्या कराते हैं, इसमें आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, इसमें आप क्या है, एनओ का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, अमोनिया का और ऑक्सीजन का रिएक्शन किया, आपको यहाँ पर एनओ फॉर्म हुआ, उसके साथ साथ आपका वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे जो सारी पूरी रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपके क्या है, गैसियस मीडियम में। अब यहाँ पर को अगर आप रिएक्शन देखेंगे ना, इसकी काइनेटिक्स काफी लो होती है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करती है। कैटलिस्ट की नीड है, कैटलिस्ट हमने अगेन यहाँ पर को प्लेटिनम लिया, और आपको पता है प्लेटिनम आपका सॉलिड स्टेट में होगा। तो देखो गैस और आपका जो कैटलिस्ट है, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर और जो आपका कैटलिस्ट है, दोनों डिफरेंट फेज का है। तो हम बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो आपकी एक टाइप की हेट्रोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन है। इतना हुआ ना। तो ये जैसे आपका क्या हो गया, कैटलिस्ट क्या होता है, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिटिक रिएक्शंस क्या होती है और एग्जांपल्स क्या होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती है तो सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी ये बोल रहा है the catalyst sorry, ये बोल रहा है द कैटालिटिक रिकवरी इज इजी एंड चीप इन एन हेट्रोजेनस कैटालिटिक। ठीक है, तो आपको पता है हेट्रोजेनस कैटालिस्ट का रिकवरी करना आपके लिए बहुत आसान है और होमोजेनस का बहुत डिफिकल्ट है। रीजन आपको पता है, क्योंकि होमो के केस में दोनों रिएक्शन मिक्सचर और आपका कैटालिस्ट सेम फेज से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वहां थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कैटालिस्ट को बाहर निकालने के लिए। लेकिन आपको हेट्रोजेनस कैटालिस्ट में तो क्या है, आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो आपका गैसियस फेज में, कैटालिस्ट आपका सॉलिड फेज में, तो इसकी रिकवरी आप आसानी से करा सकते हैं। तो पहली चीज आपको वही बोल रहा है कि कैटालिटिक रिकवरी आपकी क्या होती है, बहुत इजी और चीप होती है। किसके केस में, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट के केस में। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगर आप इसके कॉमन एग्जांपल देखेंगे तो ये बोल रहा है मेटल, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, कॉमन एग्जांपल्स होते हैं आपके हेट्रोजेनस कैटालिस्ट के। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने बोला था थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, होमोजेनस की काफी बेकार होती है। ठीक है, बहुत पुअर होती है। लेकिन हेट्रोजेनस कैटालिस्ट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, काफी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है कंपेयर टू होमोजेनस कैटालिस्ट के कंपेयर में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, दीज कैटालिस्ट इफेक्टिवली एक्ट एट द हायर टेम्परेचर। और ये जो कैटालिस्ट है ना वो ज्यादा टेम्परेचर पे, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, अराउंड 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा अगर आप टेम्परेचर कर लेते हैं, उस केस में आपके इस कैटालिस्ट की, कौन से कैटालिस्ट की, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। ये बहुत अच्छे से देन आपका क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या था, आपका होमोजेनस का था। ठीक है हमारा, अगला क्या हुआ, अगला बोल रहा था कैटालिटिक एक्टिविटी। अगर हम लोग एक्टिविटी की बात करें, एक्टिविटी पता चल गया ना, एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू कैटलाइज अ रिएक्शन और एक्सीलरेट अ रिएक्शन। ओके, तो ये बोल रहा था कैटालिटिक एक्टिविटीज ये भी क्या होती है, हायर होती है कंपेयर टू होमोजेनस कैटलिस्ट। होमोजेनस कैटलिस्ट के कंपेयर में क्या होती है, आपकी हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की एक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, हाउएवर द सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट इज पुअर। तो ये चीज ऊपर भी बताई थी, होमोजेनस कैटलिस्ट की क्या एक्टिविटी तो बेकार होती है बट सेलेक्टिविटी अच्छी होती है। और उसी के सिमिलर
हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की क्या होती है, सेलेक्टिविटी तो बेकार होती है बट एक्टिविटी क्या होती है, बढ़िया होती है, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी क्या होगी, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की क्या होगी, पुअर होगी, किसके कंपेयर में, होमोजेनस कैटलिस्ट के कंपेयर में। तो देखो होमोजेनस कैटलिस्ट के साथ एक ही पॉजिटिव चीज हो रही है, वो ये कि होमोजेनस कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी बढ़िया है, इसके अलावा सब चीज उसके साथ उल्टा उल्टा ही हो रहा है। उसके क्या होता है, हम उसके कैटलिस्ट को आसानी से निकाल भी नहीं सक रहे हैं ना, वो क्या है, थर्मली स्टेबल है, ठीक है ना, वो क्या उसकी एक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है, एक्टिविटी भी उसकी पुअर होती है, बस सिर्फ सेलेक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, ठीक है, इतना हुआ। और क्यों अच्छी होती है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है बिकॉज एक्टिव साइट ऑफ द हेट्रोजेनस कैटलिस्ट आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसका रीजन ये है कि अगर आप हेट्रोजेनस कैटलिस्ट को देखेंगे, इसकी जो एक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स मैंने बताया ना, इनके सरफेस में जो साइट्स होती है, ये जो है इनके सरफेस में जो साइट होती है, जिसकी हेल्प से क्या है, ये दूसरे कंपाउंड के साथ अप्रोच करता है। जैसे मेरा ये Fe था, इसका साइड, ये साइट्स है, इनके सरफेस में क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती है। इस एक्टिव साइट्स की हेल्प से क्या है, ये दूसरे कंपाउंड को अपने साथ अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के पास क्या होती है, एक्टिवेटेड साइट कम होती है कंपेयर टू होमो के कंपेयर में, इस वजह से इनकी सेलेक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, इतना हुआ ना। तो ये बेसिक क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। नाउ अगर हम लोग थ्योरी पे बात करें, लास्ट है देखिए, थ्योरी पे अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको बोला भी अभी कि इसकी जो थ्योरी होती है, जैसे हेट्रोजेनस होमोजेनस की थ्योरी किस पे बेस्ड थी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। देखो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी बोला जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ जो ये थ्योरी है, इसे आप बोलते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। तो बोल रहा था हेट्रोजेनस कैटलिस्ट इज कैरीड आउट इन अ सरफेस ऑफ मेटल एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन थ्योरी। तो ये बोल रहा है जो आपका हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है, वो कैसे कैरीड होता है, वो मेटल की सरफेस के ऊपर कैरीड होता है, जिस वजह से हम इसे एड्सॉर्प्शन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, तो पहला आता है आपका अकॉर्डिंग टू ए ओल्ड कॉन्सेप्ट। देखो ओल्ड कॉन्सेप्ट मतलब आपकी जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ना, वो भी दो टाइप की, एक होती है ओल्डर, एक होती है मॉडर्न, ठीक है। तो अगर हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो ये बोल रहा है ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि आपको जनरली क्या है, गैसियस मीडियम में ही मिलेगा। अगर आप हाइड्रोजनस कैटालिटिक रिएक्शन देख रहे हैं, तो वहां आपका जो कैटलिस्ट होता है वो आपको गैसियस मीडियम में ही मिलता है। तो ओल्डर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो आपका ये गैसियस मीडियम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये फर्स्टली किसके साथ अप्रोच करता है, ये अप्रोच करता है सरफेस ऑफ कैटलिस्ट के साथ। जो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जैसे आपका यहाँ पर आयरन था, प्लेटिनम था, ये आपके एक टाइप के मेटल है, इनकी सरफेस पे जाके, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। और इनकी सरफेस में क्या होंगी बोला था, एक्टिवेटेड साइट्स होंगी, जैसे Fe के केस में बताया ना, यहाँ पर क्या होती है, इनके पास एक्टिवेटेड साइट्स होती है इनकी सरफेस में, ठीक है। इन एक्टिवेटेड साइट पे जाके क्या है, आपका गैसियस मॉलिक्यूल में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अप्रोच करेगा, ठीक है। अप्रोच करने के बाद क्या करेगा, एंड दे आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और ये जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल है, वो आपके कैटलिस्ट के सरफेस में जाके क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एड्सॉर्ब होंगे। एड्सॉर्ब मतलब सिर्फ सरफेस में जाके बैठेंगे, ना कि बल्क में जाके। अब इससे अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कराऊं, तो आप नीचे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, कैटालिटिक सरफेस है, कैटालिटिक सरफेस आप देख सकते हैं। और ये इसकी क्या है, एक्टिवेटेड साइट्स हैं, ठीक है, ये आपका पूरा कैटलिस्ट है, और इसके पास ये क्या है, एक्टिवेटेड साइट्स हैं। तो पहले क्या हुआ, देखो कैटालिटिक सरफेस हैविंग अ फ्री वैलेंसी। देखो एक्टिवेटेड साइट्स मतलब क्या होती है, फ्री वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या हुआ, यहाँ से वो एक नया बॉन्ड को बना सकता है, ठीक है। तो ये कैटालिटिक सरफेस है, इसके साथ आपके क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। आपको पता है दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, और दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके गैसियस मीडियम में होंगे। तो ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके पहले के साथ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, जस्ट अप्रोच किया, ठीक है। जैसे ये अप्रोच करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे, किसकी सरफेस पर, आपकी कैटलिस्ट की ये एक्टिवेटेड साइट्स हैं, जो ये फ्री वैलेंसी, इसमें एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो देखो आपका ए और बी यहाँ पर को जाके एड्सॉर्ब हो गया, और ये जो स्पीसीज आपको मिली, इसे आप बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब ये बोल रहा है दिस एड्सॉर्प्शन बीइंग एक्सोथर्मिक। और ये जो आपका एड्सॉर्प्शन हुआ है ना, वो एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक होगी ही, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई नए बॉन्ड बनते हैं, तो वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एनर्जी क्या है, जो आपकी एनर्जी होती है रिएक्शन की, वो आपकी क्या होती है, बाहर होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो बॉन्ड बनना तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, और यहाँ भी तो आपके नए बॉन्ड बन रहे हैं। आपका जो गैसियस मीडियम में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो कैटलिस्ट के साथ नए बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी एक्टिवेटेड साइट पे, उनकी फ्री वैलेंसी में जाके अप्रोच करके एक नया बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ, वो एक टाइप का एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ओके। अभी बोला दिस एब्जॉर्प्शन स्पेशली म्यूचुअली जो आपके सॉरी, अगला क्या बोल रही है, द एड्सॉर्ब स्पीसीज म्यूचुअली कंबाइन टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एड्सॉर्ब हुई, और इन्होंने क्या एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, अब ये जो आपकी एड्सॉर्ब स्पीसीज है, अब ये आपस में भी एक बॉन्ड बनाती है। आपने देखा ये क्या है, आपस में भी एक बॉन्ड बना दी। पहले यहाँ पर ये सरफेस के साथ थी,
कैटालिटिक सरफेस के साथ ये एड्सॉर्ब कर रखी थी, ठीक है, इन्होंने कैटालिटिक सरफेस के साथ बॉन्ड बनाया था, लेकिन बाद में ये क्या है आपस में अपने साथ भी एक बॉन्ड बनाती है जिसे आप बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, जो कि हाईली क्या होती है, अनस्टेबल होती है, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट स्टेट है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये स्टेट क्या अपने आप को तोड़ना चाहेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों जिसने आपस में बॉन्ड बना दी ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, यानी कि ए भी आपको बाहर मिल जाएगा, देखो ए और बी के बीच में रिएक्शन होगी और आपको यहाँ पर मिला प्रोडक्ट, और आपका कैटलिस्ट क्या होगा, एज इट इज आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रोसेस चलता है इसे आप बोलते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी, और हेट्रोजिनस कैटालिटिक रिएक्शन आपके एड्सॉर्प्शन थ्योरी से ही प्रोसीड करता है, ठीक है। तो वही चीज दिखा है, फाइनली रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा, और कहां से, आपके कैटलिस्ट के सरफेस से, और आपका क्या होगा, कैटलिस्ट आपको एज इट इज ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये आपका बात थी किसके, हेट्रोजिनस कैटालिटिक रिएक्शन की, ठीक है। अब देखो ना, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो बस आपने क्या है आज के लेक्चर पे इतनी चीजें डिस्कस करनी थी। अगर आपको होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट पूछा जाए तो वैसे तो हमने ये क्लास 12 में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था, काफी बढ़िया टॉपिक है, फिर भी क्या मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, सारी चीजें मैंने कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहे। मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर मैं ऐड करना भूल जाऊंगी तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे एड्सॉर्प्शन एंड कैटलिस्ट के, तब तक के लिए बाय बाय।